हेलो प्यारे बच्चों और दोस्तों, मैं दिव्य प्रकाश आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल एडी केमिकल साइंस पर। तो हमारी और आपकी बात केमिस्ट्री के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पर चल रही है, जिसमें पिछले टर्न पर हम लोगों ने बीबीटी को डिस्कस कर लिया था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। तो आज हमको सीएफटी के बारे में पढ़ना है। अब सीएफटी की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बीबीटी में कुछ कमी आ गई होंगी, है कि नहीं? मतलब लिमिटेशंस ऑफ बीबीटी, लिमिटेशंस ऑफ बीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस क्या हैं, उनकी क्या सीमाएं हैं। तो सबसे पहली जो कमी है उसमें क्या कमी है कि इसमें एजम्पशंस बहुत ज़्यादा हैं, एजम्पशंस बहुत अधिक हैं, बहुत अधिक हैं, ये इसकी कमी है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसमें एजम्पशंस बहुत ज़्यादा हैं। जो बीबीटी है वो किसी भी कंपाउंड का जो कलर है उसको डिफाइन नहीं कर पाई, मतलब कलर को डिफाइन करने में असमर्थ है। इसने ये तो बता दिया कि कलर्ड होगा कंपाउंड की कलरलेस होगा, लेकिन कलर्ड है तो कौन सा कलर है, समझ रहे हो? तो ये बात ये लोग नहीं बता पाए, पॉलिंग। दूसरी बात, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का जो कंपाउंड है उसमें स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री आएगी या टेट्राहेड्रल जियोमेट्री आएगी। उसके जियोमेट्री पर इन्होंने अच्छे से डिफरेंस ये नहीं दे पाए, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के बीच में अंतर ये थ्योरी नहीं कर पाती। तो ये सब इसकी कमियां हैं। चलो इन थ्योरी के कमियों को लिख लेते हैं, इसके बाद आगे सीएफटी पर चर्चा करते हैं। तो इसमें एजम्पशंस बहुत ज़्यादा हैं, एजम्पशंस होते हैं, लेकिन जो सीएफटी है उसमें कुछ ज़्यादा ही एजम्पशंस हैं, इसीलिए। ठीक, चलो करते हैं। तो इसमें ये थ्योरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड व वीक फील्ड लिगेंड में अंतर करने में असमर्थ रही है। ठीक, तीसरी बात, इसमें और क्या दिक्कत आई? तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री में अंतर नहीं कर पाती है, अंतर नहीं कर पाते हैं इस थ्योरी के से। और चौथी बात क्या है? कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के कलर को डिफाइन नहीं कर पाई, कलर को डिफाइन नहीं कर पाई है। ये सारी इसकी कमियां हैं ये, और इन्हीं कमियों की वजह से सीएफटी को पढ़ना पड़ रहा है, नहीं तो हम लोगों को सीएफटी पढ़ना ना पड़ता, है कि नहीं? अगर सारी चीज़ें बीबीटी में क्लियर हो गई होती तो हमको सीएफटी में पढ़ना नहीं पड़ता, है कि नहीं? ठीक, तो सीएफटी की बात करना शुरू करते हैं। हटाते हैं इसको। और सीएफटी के बाद आपका लगभग जो यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है वो पूरा हो जाएगा, और आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आपके 6 नंबर इस बार के लिए पक्के हैं, आपको हमारे वीडियो देख करके। चलिए, सीएफटी मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी है, स्प्लिटिंग का मतलब होता है विपाटन, विपाटन यानी टूटना। क्या होता है? विपाटन का मतलब टूटना, टूटते हैं इसमें। कौन टूटते हैं? तो डी ऑर्बिटल टूटेंगे, है कि नहीं? क्योंकि
डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाते हैं। तो कौन टूटेगा, डी ब्लॉक का, डी ब्लॉक टूटेगा, दो भागों में टूटेगा, है कि नहीं, किस में टूटेगा, दो भागों में। मतलब ये जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये इसमें डी ब्लॉक टूटते हैं। मतलब ये जो है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है जो जिसमें डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है, सबसे पहली बात, ठीक। डी ऑर्बिटल क्या होगा, इसमें टूटेगा, स्प्लिटिंग होगी डी ऑर्बिटल की। दूसरा, इसमें अगर लिगेंड एनायन के रूप में है, लिगेंड अगर यदि एनायन है, एनायन वाला लिगेंड है, तो उसे हम पॉइंट चार्ज मान के चलते हैं, पॉइंट चार्ज मानते हैं, ठीक है। और यदि न्यूट्रल मॉलिक्यूल के रूप में है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के रूप में है, तो क्या मानेंगे, तो उसे पोलर मानते हैं, या डाईपोल मान के चलते हैं, डाईपोलर, ठीक। क्या मानते हैं, डाईपोलर। ये दो बातें आपको समझ में आ गई हैं, ठीक। अगली बात, जो डी ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल, ये मतलब इस तरह से 5 इसमें सब सेल हैं। ये कौन कौन से हैं 5, ये है एक डीजनरेट डी ऑर्बिटल, डीजनरेट डी ऑर्बिटल। डीजनरेट का मतलब होता है, कौन सा डी ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी, ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी। मतलब ऐसा ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है। इक्वल का मतलब एक समान होती है। लेकिन जब इसको लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, और रिपल्सन से क्या होगा, ये टूट जाएगा। किसमें किसमें टूट जाएगा, दो भागों में टूट जाएगा, एक ईजी सेट में टूटेगा और T2G सेट में। यही चीज़ यहाँ पर होती है कि इसमें विपाटन हो जाता है ईजी और T2G में। ईजी में अब यहाँ पर ये 5 कौन कौन से हैं, DXY, DYZ, DZX और DX² माइनस Y² और DZ², ये होते हैं 5। अब ये आपस में अगर साथ साथ में हैं तो डीजनरेट होंगे, अगर अलग अलग हो जाएंगे तो दोनों की एनर्जी भी अलग अलग हो जाएगी। ये अच्छा, ईजी में 2 साथ में आते हैं और T2G में 3 आते हैं साथ में। ईजी में कौन कौन आएगा, DX² माइनस Y² और DZ², ठीक। और इसमें कौन आएगा, DXY, DYZ और DZX। ये इतने साथ में होंगे। मतलब ये ईजी सेट है और ये T2G सेट है। क्रिस्टल फील्ड वो हो गया, DD ट्रांजिशन हो गया। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर DD स्प्लिटिंग हो गई। स्प्लिटिंग का मतलब होता है टूटना, स्प्लिट, टूट जाना। डी ब्लॉक क्या हो गया, टूट गया। डी ऑर्बिटल टूट गया 2 पार्ट्स में, एक तो ईजी सेट में, ये वाला T2G सेट और ईजी सेट। जो यहाँ 5 सेल थे इसके, DXY, DYZ, DZX, DX² माइनस Y² DZ², ये 2 भागों में टूट गया, ईजी सेट में और T2G सेट में। ईजी में 2 जाएंगे, DX² माइनस Y² और DZ², और T2G में DXY, DYZ और DZX। इस तरह से ये 2 भागों में पार्टिसिपेट हो गया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, तो आगे अब क्या होना है, अब हमको हमारे सिलेबस में टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में DD ट्रांजिशन कैसे होता है, इस बात पर चर्चा करनी है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि T2G में कौन होगा और EG में कौन होगा। बात समझ में आई। चलिए शुरू करते हैं, हटाते हैं इसको। ये बात, अब आइए, अब जो CFT है,
सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में समझेंगे। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखिए, इसमें कोई भी एग्जाम्पल Ml6 प्रकार का होगा, मतलब 6 लिगेंड होंगे जो मेटल को डोनेट कर रहे होंगे, ठीक। और इसकी जियोमेट्री कुछ इस तरह से होगी। 4 जो होंगे वो इन द प्लेन होंगे लिगेंड, ऐसे 4 लिगेंड्स आर इन द प्लेन एंड 1 लिगेंड इज बिलो द प्लेन एंड 1 लिगेंड इज एबव द प्लेन, ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे। ये बात समझ में आई। ऑक्टाहेड्रल, कैसा? ऑक्टाहेड्रल। चलिए तो शुरू करते हैं, इधर बनाते हैं। यहां पर आप ये डीजेनरेट डी ऑर्बिटल बनाइए। डीजेनरेट डी ऑर्बिटल तब होगा जब लिगेंड इसके साथ मिला नहीं होगा, मतलब डी जनरेट डी ऑर्बिटल इन फ्री स्टेट ऑफ मेटल, फ्री स्टेट ऑफ मेटल। बात समझ में आई? डीजेनरेट डी ऑर्बिटल इन फ्री स्टेट ऑफ मेटल। अब लिगेंड इसके पास जब आएगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी? बढ़ने लगेगी, ऐसे, ठीक। तो ये है, अभी ये टूटा नहीं है, डीजेनरेट ही है डी ऑर्बिटल इन, लेकिन अब यहां पर 6 लिगेंड इसके पास आ गए तो अब ये M नहीं रहा, अब Ml6 हो गया। और Ml6 हो जाए यानी लिगेंड और मेटल आपस में साथ साथ में आ गए तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो सबसे पहले डीजेनरेट डी ऑर्बिटल इन फ्री स्टेट ऑफ मेटल। मेटल ने जब लिगेंड के साथ, यानी लिगेंड और मेटल जब नहीं थे, दूर दूर थे, पता नहीं कहाँ थे, तो ये डीजेनरेट था, सेम इक्वल एनर्जी का था। जैसे ही मेटल इसके लिगेंड आया, Ml6 प्रकार का कॉम्प्लेक्स बन गया और अभी भी ये डीजेनरेट ही है। अब क्या होगा? अब ये डीजेनरेट नहीं रहेगा, जब लिगेंड आ जाएगा तो ये क्या होगा? 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा ऐसे। ये है एक बेरी सेंटर, ठीक, और इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, मतलब वो जो डी ट्रांजिशन हो जाएगा, ये इसमें EG सेट ऊपर रहेगा और T2G नीचे रहेगा। EG सेट ऊपर रहेगा और T2G सेट नीचे रहेगा, ऐसे, ठीक। मतलब ये dx² - y² और dz² वाला सेट ऊपर और dxy dyz और dzx ये वाला कॉम्प्लेक्स नीचे, ठीक। अब इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा उसे कहते हैं डेल्टा O से डिनोट करते हैं। और ये जो बेरी सेंटर है बीच वाला, इसमें इससे और ऊपर वाले EG सेट के बीच में प्लस 0.6 डेल्टा O, ये इसकी होगी क्या? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और यहाँ से यहाँ के बीच में ये इसमें क्या होगी? इसकी माइनस की 0.4 डेल्टा O क्या होगी? स्प्लिटिंग एनर्जी, माइनस 0.4 डेल्टा O ये स्प्लिटिंग एनर्जी होगी। मतलब यहाँ पर जो डेल्टा O है, इसमें से जो डेल्टा है वो CFSE को डिनोट कर रहा है। CFSE का मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। स्प्लिटिंग की जगह स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी लिखा हो सकता है, उसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये जो O है ये बता रहा है कि ये जो एनर्जी है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में है। बात समझ में आई? कहाँ पर है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। क्वेश्चन ये बनता है कि ये EG सेट ऊपर है और T2G नीचे क्यों है? क्योंकि जो EG सेट होता है और T2G सेट होता है, इसमें होता क्या है? तो जो EG सेट है, जैसे ये x एक्सिस ये y एक्सिस मान लो, ठीक। तो जो EG सेट है ना, इसके जो लोब्स होते हैं ऑर्बिटल के वो एक्सिस पर ही होते हैं, और यहाँ पर जो डोनेट करने आएगा लिगेंड वो एक्सिस पर आएगा, एक्सिस पर आएगा ऐसे। तो जब लिगेंड इनके पास आएगा डोनेट करने के लिए, तो यहाँ पहले इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने से एनर्जी बढ़ेगी, और किसकी बढ़ेगी? जिसके लोब एक्सिस पर होंगे। तो EG सेट के लोब एक्सिस पर हैं, तो इसीलिए EG सेट की एनर्जी ज़्यादा होती है और वो ऊपर चला आता है, इसीलिए EG सेट को ऊपर दिखाते हैं। तो ये तुम्हारा
डी ट्रांजिशन है किसमें, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, मतलब ML6 प्रकार का, जियोमेट्री इसकी कैसी, स्क्वायर प्लेनर, कैसी, सॉरी टेट्रा ऑक्टाहेड्रल ही है, स्क्वायर प्लेनर कहाँ से आ गई, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब दूसरा टेट्राहेड्रल में करते हैं, बस दो ही हमको समझने हैं, एक तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। यहाँ समझ गए, डिजेनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं, लिगेंड जैसे आया ML6 प्रकार का कॉम्प्लेक्स बना, टूट गया EG सेट और T2G सेट में। EG सेट के जो लोब होते हैं वो इन द एक्सेस होते हैं, तो इसलिए लिगेंड भी एक्सेस से डोनेट करेंगे, और एक्सेस से डोनेट करेंगे तो EG सेट की एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि रिपल्सन ज़्यादा होगा, ठीक है। हटाते हैं। चलो दोस्तों, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, अब जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, मतलब इससे 4 लिगेंड जुड़ेंगे और इसकी जियोमेट्री कुछ ऐसी होगी, ऐसे 4 लिगेंड 4 तरफ जुड़ गए टेट्राहेड्रल। यहाँ पर जो एंगल होगा वो 109 डिग्री 5 मिनट का ही लगभग बनेगा, 109 डिग्री 28 मिनट, यानी 109 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक। अब यहाँ पर कराना शुरू करते हैं। देखो ये है डिजेनरेट डी ऑर्बिटल, डिजेनरेट डी ऑर्बिटल इन फ्री स्टेट ऑफ मेटल, इन फ्री स्टेट ऑफ मेटल। अब जैसे लिगेंड इसके पास आएगा, इसकी एनर्जी रिपल्सन के कारण हाई होती चली जाएगी। ये भी अभी डिजेनरेट ही है, डिजेनरेट डी ऑर्बिटल इन ML4 कॉम्प्लेक्स, इन ML4 कॉम्प्लेक्स, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ भी ट्रांजिशन हो जाएगा, डी ट्रांजिशन, ठीक। इसको बैरी सेंटर बोलेंगे। ये अब इसमें जो होगा वो T2G ऊपर होगा, मतलब कौन कौन, DXY, DYZ और DZX, ठीक। और जो EG होगा वो नीचे होगा, EG सेट, ये EG सेट है, ये T2G सेट है, ठीक। तो EG सेट नीचे होगा, मतलब DX² - Y² और DZ², ये नीचे होगा, T2G ऊपर होगा। क्या हुआ, ये डिजेनरेट डी ऑर्बिटल है, से ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी इन फ्री स्टेट ऑफ मेटल, डिजेनरेट डी ऑर्बिटल इन ML4 कॉम्प्लेक्सेस स्प्लिट हो गए, T2G ऊपर चला गया और EG नीचे चला आया, है कि नहीं। अब यहाँ से यहाँ के बीच की जो एनर्जी डिफरेंस होगी उसको हम डेल्टा T कहेंगे, ठीक। और यहाँ से बैरी सेंटर के बीच में जो होगी वो 0.4 लेकिन प्लस का डेल्टा T, और यहाँ से यहाँ के बीच में -0.6 डेल्टा T, ठीक। यहाँ तक, मतलब यहाँ जो डेल्टा T है वो क्या कह रहा है कि ये इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को डिनोट कर रहा है, कौन, डेल्टा। और T का मतलब है ये जो कॉम्प्लेक्स है वो टेट्राहेड्रल है, बात समझ में आई। ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है, टेट्राहेड्रल है। जो डेल्टा है वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जो भी आपको पसंद हो वो कह लो, को डिनोट कर रहा है, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि ये T2G सेट और EG सेट में कैसे डोनेट, मतलब T2G ऊपर क्यों है और EG नीचे क्यों है, T2G की एनर्जी क्यों ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि जो T2G सेट है इसके लोब कहाँ पर हैं, बिटवीन एक्सिस हैं, कहाँ पर हैं, बिटवीन एक्सिस हैं, है कि नहीं। तो जब बिटवीन एक्सिस हैं तो जब लोन पे डोनेट होंगे कहाँ, इसके बीच में, ठीक। तो क्या होगा, मतलब ये बिटवीन एक्सिस होने की वजह से ये डोनेट कहाँ पर होंगे, जहाँ पर इसके लोब हैं। तो इस तरह से इसकी
मतलब T2G की एनर्जी इसमें हाई हो जाएगी, क्योंकि ये इसके बीच में डोनेट करेगा। जैसे हम ये कह लें यहाँ पर, ठीक, इसके ये जो लोब हैं वो एक्सिस के बीच में है, तो एक्सिस के बीच में होने की वजह से इसमें इसकी जियोमेट्री ये होती है, तो ये इस तरह डोनेट करेगा, ठीक, यहाँ पर डोनेट करेगा, यहाँ पर डोनेट करेगा बीच में, तो इसलिए T2G सेट जो है वो ज़्यादा एनर्जी के होते हैं, एक, ठीक है। मतलब यहाँ जब डोनेट करा जाएगा इसमें तो ये T2G सेट की एनर्जी क्या होगी, हाई होती चली जाएगी, और इस तरह से ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला आएगा। आपको DD ट्रांजिशन इस तरह से बताना है इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। बात समझ में आई क्यों? तो ठीक है दोस्तों, ये आप पढ़ लीजिए, और बस कुछ बातें हैं जो हम, और अगर रिमेनिंग बातें हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू क्लास।